आज के सेशन में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। और आप देखिएगा कि 8-9th क्लास में भी वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ये सब का टॉपिक दिया गया, तो निश्चित रूप से 6 to 8 में भी पूछे जाएंगे। और आपने देखा कि 9, 10th और 11, 12 में पूछा ही गया था। ठीक है, तो जो लोग 9, 10th, 11, 12 या 6 to 8 सभी के लिए बैठेंगे तो वो सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करें। ठीक है, क्योंकि जो भी हिस्ट्री का पोर्शन है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, इसीलिए आप तीनों जो पोर्शन है, खास करके एनिशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, 9, 10th और 11, 12 वाले वर्ल्ड भी, ठीक है, उससे पहले वाले वर्ल्ड नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको केवल 6 to 8 में बैठना है तो वो, लेकिन एक बार थ्रोली देख के जरूर जाइएगा। चूँकि अगर देखा जाए जो 1 to 5 में भी 4 क्वेश्चन जो थे वो वर्ल्ड हिस्ट्री के डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका एनिशिएंट हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हम लोग उस थ्योरी को पढ़ेंगे और लिंक हमने आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, उससे आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा और उस टेस्ट का हम सॉल्यूशन भी अभी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक क्लियर होते जाएगा। और फिर शाम में हम लोग 8:30 से जो 10 है वो साइंस का क्लास करेंगे। साइंस में भी आपको जो भी लोग हैं सबको पढ़ना है, चूंकि आपके 40 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें साइंस भी आपके 8-10 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण होता है और आपको वहाँ एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि अब जो होगा वो कंपटीशन ज़्यादा होगा, चूंकि लोगों को पैटर्न पता है, अब लोग तैयारी जो है उस ढंग से और भी बेहतर करके जाएंगे, तो आपको उसी हिसाब से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो प्राचीन समय का जो हमने पढ़ा था, प्रागैतिहासिक काल भी पढ़ लिया, साथ साथ हमने जो है इतिहास के सोर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मतलब सोर्स हैं, पुरातात्विक सोर्स हैं, उसके साहित्यिक सोर्स हैं, वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो उसका भी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप निश्चित रूप से जो है प्रीवियस वीडियो है उसको जा करके देखेंगे, जिसमें कि हमने आपको बताया है कि कहाँ कहाँ से जो है सोर्स ले करके भारतीय इतिहास का लेखन हुआ है। साथ साथ हमने आपको प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल के बारे में भी ओवरव्यू दे दिया था। ठीक है, जहाँ से कुछ एकाध क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो सोर्स है वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में, आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। टॉपिक का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये तीनों सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। अगर पूछे कांस्ययुगीन, और यह आदि ऐतिहासिक काल है। ये कौन सा काल है हड़प्पा सभ्यता? तो आदि ऐतिहासिक काल है। अगर पूछे आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, तो जब मनुष्य लिखना तो जानता था और उसने लिखा है, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है, वैसे इतिहास के पाठ को क्या कहा जाता है? आदि इतिहास काल कहा जाता है। तो आज तक जो है कोई भी कह सकते इतिहासकार नहीं हुए जो इनके लिपि को पढ़ पाए। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इनकी जो लिपि है किस प्रकार की है, वो सब भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नामकरण कैसे करते हैं? देखिए, हम लोगों ने 3000 ईस्वी पूर्व तक की घटना को पढ़ा था, और 3000 ईस्वी पूर्व जो आता है उसके बाद धातु युग आ जाता है। धातु युग में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज किया था। किस धातु का? तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। हो सकता है कई बार पूछ देता है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी, तो याद रखना है आपको तांबा धातु। दूसरा धातु मनुष्य ने बनाया तांबा और टीन का मिश्रण करके कांसा बनाया, और कांस्य धातु को ही कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांसा धातु होता क्या है? तो तांबा और टीन का मिश्रण। तांबा और जब टीन मिला करके आप बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है? आपका कांसा बन जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। चूंकि जिस युग में जिस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग होता है, जैसे इससे पहले हम लोग पाषाण काल पढ़े थे, तो पाषाण काल में हमने देखा था कि जो मानव था उसने पत्थरों के औजार बनाए थे, पत्थरों के विभिन्न तरह के औजार का प्रयोग करता था, पत्थरों के मांद में रहता था, तो इसलिए उस काल का क्या नाम रख दिया गया? पाषाण काल, पत्थर का काल।
पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। उसके बाद धातु युग आया तो यहाँ पे ताम्र धातु का मनुष्य ने, तो ताम्र युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। लेकिन जब मनुष्य ने जब कांसा का खोज कर लिया तांबा और टीन मिला करके, चूंकि तांबा क्या होता है, मुलायम होता है, इससे बने हथियार उतने प्रयोग में नहीं आ सकते थे, खास करके लकड़ी को काटने में या किसी को शिकार करने में, तो इसलिए मनुष्य ने उसमें टीन मिलाया और टीन की खोज हुई, टीन मिलाया और कांसा को बनाया गया। तो हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ के लोग कांसे का प्रयोग करके हथियार बना रहे थे। ठीक है, अब कहिएगा हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब देखिए इतिहास में ऐसा मानना है कि जो पुरातात्विक स्थल सबसे पहले खोज होता है उसी के नामकरण, उसी के नाम के आधार पर उस सभ्यता का नाम पड़ता है। तो सबसे पहले 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो रखालदास बनर्जी और दयाराम सहनी का नाम आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में आपका रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, तो कई बार पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता है कहां पे, किस नदी के तट पे था, तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पे था, रावी नदी के तट पे। सबसे पहले हड़प्पा जगह को ही खोजा गया और किसने खोजा, तो दयाराम साहनी ने खोजा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन, और किसके नेतृत्व में, उसका जो मेन टीम का लीडर कौन था, तो जॉन मार्शल, अंग्रेज अधिकारी, इतिहासकार कह सकते हैं, वो थे जिनके अंतर्गत या जिनके नेतृत्व में ये खनन हो रहा था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे भी कई रीजन है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सभ्यता के जो 7 शहर हैं वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी जो मेन नदी है उसके सहायक नदियों के किनारे बसे हुए शहर थे। चाहे आप देख सकते हैं कोटदीजी हो, चहुंद्रो हो, बालाकोट, अमरकोट, ये सब जो लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, ये सब रावी हड़प्पा जैसे हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, तो ये सब जो नदी के किनारे बसे हैं वो आपके मेन रूप से सिंधु के ही सहायक नदी हैं और उसके किनारे ही बसे, और सबका जो ईट मिला, घर का जो साइज मिला, स्ट्रक्चर मिला, लगभग मिलता जुलता था, सेम था। इसीलिए सभी को मिला जुला करके ही नाम क्या रख दिया गया, क्योंकि हड़प्पा तो केवल एक जगह का नाम था। तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, रोपर है, लोथल है, तो सब मिला करके ही क्या कहलाया, सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि उस समय जो ये लोग बसे, जहां पे इन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया, वो सिंधु नदी के किनारे ही किया। आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा विश्व की 4 प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता। नदियों के किनारे ही क्यों सभ्यता का विकास हुआ, यह भी आपने पढ़ा होगा। क्योंकि नदी के किनारे जो है यातायात की सुविधा हो जाती है, आप डेली प्रयोग में जल का जो उपयोग करते हैं वो हो जाता है। ठीक है, तो आप घर आसानी से बना सकते हैं, मिट्टी, फिर कृषि आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी, पानी आप नदी से ले जा करके आप सिंचाई कर सकते हैं। तो बहुत कारणों से जो है नदी घाटी सभ्यता का ही विकास हुआ। और विश्व की 4 प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता, जैसे कि आप लोग को पता है मिस्र की सभ्यता, ठीक है, नील नदी की देन है ना मिस्र की सभ्यता, वो नील नदी के किनारे बसी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आपका जो है दजला फरात नदी के किनारे बसी। उसी प्रकार से आपका ह्वांगहो नदी घाटी सभ्यता चीन की है। ठीक है, उसी प्रकार से भारत की क्या है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता है। तो हो सकता है पूछ दे, क्योंकि ये सब आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे, जब पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। यह विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जिसका कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम वाला पार्ट, जैसे मान के चलिए ये भारत है, मैं थोड़ा सा मैप बना दूं। ठीक है, अगर ये हम भारत बनाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उत्तर पश्चिम का जो पार्ट है, ये वाले पोर्शन में जो है इस सभ्यता का विकास हुआ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका जम्मू कश्मीर मांडा है, इस तरीका से जो मैप जाता है ये आपका पाकिस्तान हो जाता है। क्योंकि मैक्सिमम जो आपका हड़प्पा है चाहे मोहनजोदड़ो है वो अब भारत में नहीं है, वो कहां पे है, चला गया पाकिस्तान चला गया। क्योंकि देश की आजादी से पहले 1921 में ही खोदा गया था, भारतीय उपमहाद्वीप लिखा जा रहा है। लेकिन अब ये सब जो जगह कहां पे है, चाहे चहुंद्रो हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे आपका हड़प्पा हो, ये सब पाकिस्तान में। तो भारत में जैसे आपका जो लोथल है गुजरात, रोपर हो गया, कालीबंगा हो गया राजस्थान, ये सब भारत में है अभी। ठीक है,
तो यहां पर देखिए, चूंकि उस समय मानवों के द्वारा कांसा धातु का प्रयोग होता था, इसीलिए इस सभ्यता को हमने या इतिहासकारों ने क्या कहा कि कांस्ययुगीन सभ्यता का नाम दिया। इतिहासकारों ने क्या नाम दिया इस सभ्यता को? तो कांस्ययुगीन सभ्यता। तो आप लोग समझ गए, कांसे का युग था, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? कांस्ययुगीन सभ्यता। अगर सिंधु घाटी सभ्यता दे ऑप्शन या कांस्ययुगीन, तो दोनों एक ही है। चाहे हड़प्पा सभ्यता, सबका सर्वमान्य काल आपका लगभग सेम ही है। ठीक है, अब आगे आकर के देखते हैं क्या है यहां पर। इसका जो क्षेत्रफल है वो कहां से कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, इसके बारे में भी कई बार पूछ देता है। तो सबसे पहले इसका चौहद्दी जानिए। ये जो चौहद्दी होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, तो जो इसका चौहद्दी था, आपको यहां पे उतना स्पष्ट नहीं दिखता होगा, लेकिन जो आपको नोट्स देंगे उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, बस आप समझिए इस चीज को। उत्तर में मांडा, उत्तर में क्या है आपका? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर। मांडा कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर तक यह फैला हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मांडा है, वहां तक उत्तर में। दक्षिण में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र जो दक्षिण में है, दैमाबाद, वहां तक फैला हुआ था। उसके बाद पूरब में जो था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो यूपी में है, कई बार पूछ देता है कि इसका जो है पूर्वी भाग कहां तक फैला हुआ था, कौन से शहर तक? हिंडन नदी के किनारे जो है आपका आलमगीरपुर है यूपी में, वहां तक यह पूरब में फैला हुआ था। वहीं जो पश्चिम में सुत कांगेडोर, जो कि पाकिस्तान कह सकते हैं अब है, तो वहां तक ये फैला हुआ था। और इसका टोटल अगर क्षेत्रफल निकालिएगा तो आप 13 लाख भी बोल सकते हैं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं 12,99,600, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था। कितना? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर अगर एग्जैक्ट दे दे तब। इसका आकार देख ही रहे होंगे कि त्रिभुजाकार है, मेन रूप से क्या है? त्रिभुजाकार। तो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो अब समझ गए कि सिंधु घाटी क्यों कहे इसको? क्योंकि सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे ही इसके जो शहर थे मेन रूप से विकसित हुए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। अगर गौर कीजिएगा तो सिंधु नाम कैसे पड़ता है? तो यूनानी लोग यहां पे चूंकि कपास का खेती होता था सिंधु नदी के किनारे, और कपास के बीज को सिंडन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिंडन। सिंडन से ही इन्होंने नदी का नाम सिंधु रखा। और आगे चल करके अरबी लोग जो थे वो सौ को ह लिखते थे। सौ को क्या लिखते थे? ह। और ह से ही आपका क्या हो गया? हिंदू। सिंधु से हिंदू हुआ और हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। तो इतिहास में हिंदुस्तान जो आया है कोई धर्म का नाम नहीं था, बल्कि सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उसको अरबी मुसलमान इतिहासकार उसको हिंदू बोलते थे। चूंकि सौ को हो, सिंधु, सैंधव, हैंदव, हिंदू आ गया, हिंदू से हिंदुस्तान बन गया आज। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि ये जो सिंधु आप देख रहे हैं तो सिंडन से ही पड़ा था इसका नाम, जो कि कपास के बीज को कहा जाता था। यूनानी लोग इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, अब देखिए इस क्षेत्र में मेन रूप से जो है 7 शहर विकसित हुए थे, और निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन यहां से पूछ ही देता है। जैसे इस बार पूछा कि जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली कहां से मिली। कई बार पूछ देगा कि जो है जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले, हल कहां पे मिला, मिट्टी का हल कहां मिला। ठीक है, या घोड़े का जो हड्डी कहां से मिला। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन अब यहां से निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन आपको डाल ही देगा कोई ना कोई। या पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है हड़प्पा? रावी नदी के किनारे है। ये सब बहुत हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अभी जो हड़प्पा है 1 नंबर पे 7 शहर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अभी पाकिस्तान में साहिवाल जिला में पड़ता है। और इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। पूरा नाम उनका है राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? याद रखना है आपको, रावी नदी। कई बार लोग सिंधु सोच करके सिंधु मार देते हैं, चूंकि इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर जाते हैं वहां पर। देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था।
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, जबकि हड़प्पा रावी नदी के तट पे था। एकदम याद रखिएगा, ये सब आपको कंफ्यूज करवाएगा आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि लोग रट के जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केवल पढ़ के जाते हैं, और हम थ्योरी पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिंक आपको दे देंगे लास्ट में, ऐसे इस पे आधारित क्वेश्चन भी हम करवा देंगे। लेकिन आप लोग का ड्यूटी रहेगा कि आपको जो टेस्ट लिंक ग्रुप में दिया गया है और ऐप में खोलिएगा तो कंटेंट में भी आप जीके जीएस ऑनलाइन टेस्ट में जाइएगा तो हिस्ट्री सेक्शन में आपका सबसे लास्ट में अभी डाले हैं वो दिखेगा हड़प्पा सभ्यता, उसको बैठ करके 35-40 क्वेश्चन जो भी होगा उसको बनाइएगा। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसा भी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का आएगा। पढ़ने का मतलब है कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे एक भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं बनना चाहिए, तब हुआ पढ़ाई का मतलब। और आपने गौर किया होगा जो जो टॉपिक हमने पढ़ाया था अगर क्वेश्चन आया तो आपसे छूटा नहीं होगा, ठीक है। तो कांसे की गाड़ी, मछुआरे का चित्र, देखिए कांसे की एक मूर्ति है नर्तकी का, वो अलग है। ये कांसे की गाड़ी पूछे, मछुआरे का चित्र पूछे, तो ये सब आपको कहां मिला है, तो हड़प्पा में ही मिला है, ठीक है। शंख का बैल, कांसे का दर्पण, ये पूछ सकता है, कांसे का दर्पण कहां मिला, कांसे का दर्पण ऐनक कहां मिला, तो ये हड़प्पा में मिला। अब देखिए मोहनजोदड़ो वाला आपको पूछ सकता है, जैसे नर्तकी की मूर्ति, कांस्य नर्तकी की मूर्ति, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टेट में पूछा था। कांसे की जो नर्तकी की जो मूर्ति मिली कहां से मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली। देखिएगा स्टेट में डायरेक्ट 9th 10th में पूछा है, ठीक है। लरकाना जिला जो कि पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, इसकी खोज जो है रखालदास बनर्जी ने किया। कब किया, तो 1922 ईस्वी में। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहां से अगर पूछे विशाल स्नानागार, ग्रेट बात, ये भी पूछता है कई बार, जहां जो कि एक धार्मिक कांड के लिए लोग जमा होते थे या स्नान करते थे धार्मिक कार्य के लिए, विशाल स्नानागार भी मिला है। अन्न भंडार गृह भी मिले हैं, ये सब मोहनजोदड़ो में ही मिला है। अन्नागार हो गया, अन्नागार बड़े बड़े मिले, यानी लोगों का इकोनॉमी सरप्लस होगा, खाने से ज्यादा लोगों का इनकम था, अनाज था, इसीलिए वो लोग अनाज को रखते होंगे उस अन्नागार में। सभा भवन भी मिला, तो ये सब मोहनजोदड़ो से मिला। तो उस समय का सबसे बड़ा जो भवन था कहने का, वो अन्नागार ही हुआ करता था, ठीक है। अब आ जाइए चहुंद्रो। चहुंद्रो का बार बार क्वेश्चन पूछा है, तो खास करके जो श्रृंगार प्रसाधन के समान थे, काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया, पाउडर। अब सोच सकते कि उस समय में, और इस सभ्यता का सर्वमान्य काल जो है आपका 2500 से 1750 भी दे सकता है, 2350 से 1750 भी दे सकता है। तो जो भी इसके कोई एक ही देगा, 1750 के रेंज तक वाला होगा, वो सर्वमान्य काल मानेंगे। चूंकि कार्बन डेटिंग पद्धति जो होता है उसके माध्यम से जो निर्धारण हुआ है काल का, वो 2350 से 1750 माना गया है। कार्बन डेटिंग जो C14 पद्धति के आधार पर इतिहास में जो तिथि की गणना होती है वो आपका बताता है कि हड़प्पा सभ्यता 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है, तो इसी को हम लोग मानेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मन के आजकल भी फेमस मन के लोग जो है बड़े बड़े मोती का जो माला पहनते वो मन का हो गया। तो मनके के कारखाने, लिपस्टिक, पाउडर, यानी श्रृंगार प्रसाधन से जुड़े हुए जो वस्तुएं मिली है, याद रखिएगा चहुंद्रो, और वो पाकिस्तान में है। अर्नेस्ट मैके, एनजी मजूमदार दोनों ने मिलकर के इसकी खोज किया 1935 ईस्वी में। कब किया गया, 1935 ईस्वी में किसका खोज हुआ, चहुंद्रो का, ठीक है। निश्चित रूप से फिर क्वेश्चन कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन सिंधु घाटी से फिर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, निश्चित रूप से 110%, ठीक है। अब आ जाइए लोथल। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, और उस समय का यह प्रसिद्ध जो था बंदरगाह था, और यहीं से जो है रोम व्यापार होता था। कहां, तो मध्य एशियाई देश रोम तक व्यापार जो होता था वो लोथल के बंदरगाह से ही होता था। कहां से होता था, तो लोथल के बंदरगाह से, ठीक है। लोथल गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात भारत, रंगनाथ राव ने इसकी खोज किया था। तो इसका खुदाई 2 बार हुआ है अभी तक, 1955 में और 1962 ईस्वी में। भोगवा नदी के किनारे, ये भी अति महत्वपूर्ण है,
कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है या बंदरगाह था, तो भोगवा नदी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लोथल किस नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी, एकदम भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा, जो भारत का सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो प्रसिद्ध बंदरगाह था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो लोथल ही था। और यहां से क्या क्या मिला है, गोदीवारा, वही जहाज को आने जाने का रोकने का स्थान जो है, हाथी दांत, अग्नि वेदिका, दिशा मापक, चूंकि विदेशी लोग आते थे तो अपने साथ दिशा मापक यंत्र भी लाते होंगे, और घोड़े की मृण मूर्तियां, यानी मिट्टी का मूर्ति। कई बार पूछ देता है घोड़े का हड्डी, मार के आ जाते हैं लोग लोथल गुजरात, गलत हो जाता है। मृण मूर्ति मतलब होता है मिट्टी का पका हुआ जो मूर्ति होता है ना, उसको बोलते हैं मृण मूर्तियां, ठीक है। तो ये मूर्ति मिला था, लेकिन अगर बोले कि घोड़े की हड्डी, तुरकोटदा जगह है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मृण मूर्ति पूछेगा, ठीक है। ऐसे ये लोग घोड़े का पशुपालन करते नहीं थे, हो सकता है कि जो विदेशी व्यापारी आते होंगे वो कभी एकाध घोड़ा को लाए होंगे दिखाने के लिए या देखने, जो भी हो। तो ऐसे ये लोग पशुपालन में घोड़ा, हाथी, ये सबको पालते उलते थे नहीं, ठीक है। गाय को भी ये लोग नहीं पालते थे, हाँ, केवल बैल को ये लोग पवित्र पशु के रूप में पूजन करते थे, ठीक है। शेर के बारे में भी इनको कुछ भी जानकारी नहीं थी, शेर को ये लोग नहीं जानते थे, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो मेन देखिए, मेन चीज, जैसे घोड़े की मृण मूर्ति कहां मिलेगा, लोथल। अग्नि वेदिका ये पूछ सकता है, दिशा मापक पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब लोथल गुजरात में ही मिलेगा। अब आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहां से पूछा, दो क्वेश्चन देखो, एक तो ये क्वेश्चन पूछा ही था कि आपका कांसे की जो मूर्तियां कहां से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो होता उसका आंसर, कांसे की नर्तकी, वो तो पूछा ही था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि उस समय जो है मध्य एशियाई लोगों के साथ जो है व्यापार किस बंदरगाह कहां से होता था, ठीक है, कौन से जगह से, तो कालीबंगा। कालीबंगा कहां पे पड़ता है, राजस्थान। और कालीबंगा, इसका नाम काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, काली चूड़ियों के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा, काली चूड़ियां मिली, इस कारण इसका नाम ही पड़ गया कालीबंगा। और इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया। 2 बार इसका खुदाई हो चुका है, 1953 और 1960, ठीक है। जब जब इधर भी धौलावीरा का खुदाई हुआ था, आप लोग को पता होगा, न्यूज़पेपर में आ रहा था, ठीक है। तो ये सब जो पुरातात्विक स्थल है, इसका खुदाई होते रहता है, देखा जाता है कि आसपास के क्षेत्र में भी फैला हुआ है, ठीक है, कुछ सबूत मिलता है। तो घग्गर नदी के किनारे जूते हुए खेत के साक्ष्य, अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा है भी है। जूते हुए खेत यानी जोता हुआ खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं, तो वो आपको कहां मिला है, तो याद रखिएगा कालीबंगा। भूकंप आने के भी साक्ष्य मिले हैं, काले चूड़ियां भी मिली हैं, अग्नि हवन कुंड भी वहां मिले, और यहां पर कच्चे ईंट के मकान हुआ करते थे। क्या चीज के मकान होते थे, कच्चे ईंट का। क्यों, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्र है, गर्मी ऑलरेडी पड़ेगी, तो जो कच्चा ईंट भी होगा पक जाएगा स्वयं। तो कई बार पूछ देगा कि कहाँ के लोग कच्चे ईंट का मकान सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग करते थे, तो कालीबंगा के जो ईंट मिले वो आपके कच्चे हुआ करते थे, पक्के हुए नहीं थे, आग में पकाया उनको नहीं जाता था। चलिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है धौलावीरा के बारे में। ये 3 भागों में बटा हुआ था, मैक्सिमम जो इसका शहर था, आगे चर्चा करेंगे, वो 2 भागों में ही बटा था। एक में उत्तरी वाला पार्ट में प्रशासनिक इकाई किले बंद में रहते थे, जनसामान्य दूसरे वाले खुले वाले एरिया में रहते थे, ठीक है। लेकिन धौलावीरा के केस में यह 3 भागों में बटा हुआ था, इसीलिए यह क्वेश्चन पूछता है। और इस सबसे ज्यादा यहां पर अगर देखा जाए तो जल निकासी सिस्टम, जो सैनिटेशन सिस्टम था, जो जल निकासी व्यवस्था थी, जो पानी का जो जल का नियोजन किया गया था, ढंग से किया गया था, तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा चुका है। धौलावीरा कक्षकारण जो कि गुजरात में पड़ता है, RS बिष्ट ने इसको खोज किया था 90-91 के बीच में, और यह मनहर मानसर नदी के किनारे है आपका कौन, तो धौलावीरा। जल निकासी और शहर को 3 भागों में बांटा गया था, यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। धौलावीरा याद रखिएगा, जल निकासी, जो जल से संबंधित जो भी नहर सिस्टम है, ये सब यहाँ पे बहुत ज्यादा
निकला। शहर 3 भागों में बटे हुए थे। शहर कितने भागों में बटे हुए थे? तो 3 भागों में बटे हुए थे, ठीक है। और आज से आप लोग को रात्रि में 8:30 से 10 भी साइंस के टॉपिक जो भी हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से बीपीएससी आपको पूछ करके 40 वाले पार्ट में फंसाता है, उसको मैं आपको क्लियर कराऊंगा। निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन क्लासरूम के रहेंगे, इस बात का फुल गारंटी, ठीक है। पहले मुझे लग रहा था उतना डीपली आपको 1 to 5 या अन्य में टीचर के एग्जाम में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि बीपीएससी चाहे एग्जाम कोई भी हो, ठीक है, वो अपना जो है पैटर्न फॉलो करता ही करता है, ठीक है। चलिए, अब सबसे लास्ट में हम लोग बनावली के बारे में पढ़ेंगे। हिसार हरियाणा जिला में पड़ता है और यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, चूंकि मिट्टी का जो हल वहां पे मिला। अब कहेगा मिट्टी का हल से जुताई होगा? नहीं होगा ना, खिलौना है वो। मिट्टी का जो हल है यहाँ पे क्या है? वो खिलौना है। और वहां पे जौ गेहूं के दाने जो हैं, ये सब आपके जौ के दाने और मुहर, जो कि उस समय का सबसे अच्छा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में मोहरे मिले हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण वहाँ का जो है कह सकते हैं कि पुरातात्विक सोर्स है उस इतिहास को जानने के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए, ठीक है। तो 1973 ईस्वी में, याद रखिएगा, सरस्वती नदी के किनारे, जो कि अब लुप्त हो चुकी है, सूख चुकी है। सरस्वती नदी अभी वर्तमान में विद्यमान नहीं है। तो ये 7 शहर के बारे में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन फिक्स रखिएगा। मेन रूप से आपको पूछता है जूते हुए खेत, कालीबंगा, काली चूड़ियां, कालीबंगा, ये 2 याद रखिएगा। एक पूछ दिया मध्य एशियाई देशों का व्यापार कालीबंगा के माध्यम से होता था। उसके बाद जो आपका रोम से व्यापार, लोथल व्यापारिक, जो उस समय का बंदरगाह था लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। घोड़े की मिंड मूर्तियां यहां मिली है। लिपस्टिक, पाउडर, श्रृंगार प्रसाधन पूछे, चहुंद्रो मारना है। अगर विशाल स्नानागार, सभा भवन, ये सब पूछे। कांसे की नर्तकी पूछे तो मोहनजोदड़ो मारना है। कांसे का दर्पण पूछ दे, या फिर कांसे की गारे, मछुआरा का चित्र, तो आपको हड़प्पा मारना है। तो यही क्वेश्चन कोई ना कोई आपको, जितना हमने बोला है उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम में पूछेगा और आपको फंसाने का प्रयास पूरा रहेगा, और आपको फंसा ही लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप लोग रट करके जाते हैं और वहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग कर देता है, आप फंस जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। अन्य में आपका जो कोट दीजिए, जो कि सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है, वहां पर भी क्या क्या मिला है? चित्रित मृदभांड। जनरली जो था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रित मृदभांड का प्रयोग कम ही करते थे। खास करके ये लोग जो है लाल और गिरवे रंग से रंगा हुआ मृदभांड होता था, जिसपे काले रंग के जो है चित्र उस पे बनाए जाते थे, ठीक है। मृत मातृदेवी की मूर्तियां भी यहां पे मिली है। कांसे की अंगूठियां भी आपको कहां से मिला है? कोट दीजिए से कांसे की अंगूठी, ठीक है। मांडा से आपको स्लेट मिला है। सुरकोटदा, ये कई बार पूछा है कि घोड़े की हड्डी कहां से मिली। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन चूंकि इनका विदेशी व्यापार हुआ करता था, तो इतिहासकारों का मानना है कि एकाध घोड़ा जो है वो लोग विदेशों से देखने के लिए या कुछ काम, या जो भी विदेशी आए होंगे वो लेकर के आए होंगे। कलश, समाधान, ये सब आपको सुरकोटदा के जो जगह है गुजरात में, वहां से जो है मिले हैं। चलिए, अब इसका सर्वमान्य काल के बारे में हम लोग देखेंगे। चूंकि सर्वमान्य काल जो निकाला जाता है इतिहास में, वो कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से निकाला जाता है। और आपको पता होगा C12 C14, ठीक है। तो C12 और C14 में डिफरेंस यही है कि C14 में क्या होता है कि समय के अंतराल पे कमी होते जाती है, ठीक है। कार्बन की मात्रा घटते जाती है, जो कि काल निर्धारण, और C12 की संख्या बनी रहती है। तो जिससे कि C14 का प्रयोग करके ये पता चल जाता है कि उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, और उसके आधार पर उसका आयु ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। कार्बन के ये समस्थानिक हैं। तो यहाँ पे 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व का ही पीरियड को आपको मारना है। अगर 2350 ना दे के 2250 भी दे दे, 1750, तो ये नहीं है कि इनमें से कोई नहीं मारिएगा। उस केस में 1750 भी दिख जाए तो मार दीजिएगा, 2500 से 1750 भी दिख जाए तो मार दीजिएगा, क्योंकि कई इतिहासकार इसको 2500 से भी बताते हैं,
ठीक है। लेकिन कार्बन डेटिंग पद्धति 2350 से 1750 की पुष्टि करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं विशेषता के रूप में। हम लोग सबसे पहले इसका नगर नियोजन देखेंगे। सबसे जो इसका फेमस विशेषता है, जो कि इतिहासकारों के लिए और सबके लिए आश्चर्यचकित करता है, वो है इनके लोगों का रहने का नगर नियोजन। क्योंकि उस समय एक तरफ पूरे भारत में, पूर्वी भारत या जो भी क्षेत्र था, उसमें लोग सही से जो है घर में रहना शुरू भी नहीं करते हैं, झोपड़ी में या जो है पहाड़ मांद या जो भी है वहां रहते हैं। और एक तरफ जो उत्तर पश्चिम भारत के लोग जो है किले बंद होकर के पूरे नियोजित शहर में रहते हैं, जो कि गली सड़कें पक्की ईंट की बनी हुई है, ऊपर से जो है मकान जो है 2 मंजिला तक बनाए गए थे। घर में जो है हर एक तरह के सुख सुविधा, स्नानागार, बाथरूम, टॉयलेट, सब कुछ की व्यवस्था थी। तो अपने आप में सोचने वाली बात थी। ठीक है, तो विशेषता इसका जो है मेन रूप से नगर नियोजन के रूप में जाना जाता है। इसके शहर 2 भाग में बटे हुए थे। एक निचला हिस्सा जिसमें कि जनसामान्य लोग रहते थे, जो निचला हिस्सा था उसमें जनसामान्य लोग रहते थे। आसपास नदी का अगर एरिया है तो ऊपर वाला जो पार्ट होता था वहां पे खास लोग रहते थे, और वो पूरा किले बंद करके रहते थे। क्या करके रहते थे? किले बंद में रहते थे। खास करके कहा जाता है या तो ये व्यापारी लोग होंगे या फिर वहां के जो प्रशासनिक इकाई के लोग थे या जो उस समय के जो पुरोहित होंगे वो इसमें रहते थे। ठीक है, किला बंद यानी दुर्गीकृत। और यहां से भी पूछा था पुरंदर, एक वैदिक सभ्यता वाला पूछा था ना, तो यही किला तोड़ने की बात जब वैदिक सभ्यता में आती है तो पुरंदर इंद्र को कहा गया। पूर्व शब्द का प्रयोग देखिएगा। क्वेश्चन जरूर एनालिसिस कीजिए, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में। जो आपका 9th-10th का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन का लगभग लेवल आपका भी लगभग 6 to 8 में भी जाएगा वही। ठीक है, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि लेवल आपका लगभग वही रहने वाला है। इसीलिए आप लोग जो है तैयारी में अभी से लगिए और मेहनत कीजिए। ठीक है, अब तो आपको पता है कहां से क्वेश्चन आते हैं, कहां से क्वेश्चन टकराता है। ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ना बंद कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, थ्योरी जो मैं दे रहा हूं अच्छे से लाइन बाय लाइन, और एक बार समझा दूंगा तो निश्चित रूप से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, शासक वर्ग ऊपर में रहते थे, जो कि उत्तरी वाला पार्ट था, उत्तर का एरिया, और आम लोग निचला टीला में निवास करते थे। अपवाद स्वरूप हम लोग धौलावीरा को जानते हैं, ये 2 भाग में ना बट करके 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब किला बंदी किया हुआ था। किला बंद जो आपका शहर था जहां पे मेन लोग रहते थे, जो पुरोहित वर्ग के लोग, प्रशासनिक वर्ग के लोग, वो किला बंद में रहते थे, जो ऊपर वाले पार्ट में रहते थे। सड़कें जो था वो एक दूसरे को समकोण पर, ग्रिड सिस्टम था, जैसे मान के चलिए पूरा शहर है तो सड़कें एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी। और सभी घर का जो मेन गेट था वो मेन, जैसे मान के चलिए मेन गेट है, मेन सड़क है, तो इधर ना खुल करके इसके विपरीत साइड में खुलता था। यानी अंदर में जो गली होगा, जैसे मान के चलिए मेन सड़क गया इधर से इधर, तो ये जो आपका आया तो ये गली है, तो गली के तरफ से इनका जो है मेन गेट होता था। ठीक है, तो ये लोग सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी घर बनाते थे कि बाहरी जो लोग, व्यापारी लोग आते जाते हैं, उनसे उनको वो दिख नहीं पाए। ठीक है, तो जो नगर नियोजन था वो बिल्कुल बेहतरीन था। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। सड़कें पक्की ईंट की नहीं बल्कि कच्ची ईंट की बनी हुई थी, इसलिए चूंकि उस समय तो अभी की तरह मोटर वाहन था नहीं, बैलगाड़ी या पैदल लोग आते जाते होंगे, इसीलिए कच्चे ईंट का प्रयोग किया गया था। लेकिन जो नालियां होती थी सड़क के साइड में, वहां पे पक्के ईंट का प्रयोग किया जाता था। और जगह जगह सोख्ता का भी प्रबंध था। आप सोच सकते हैं अभी भी आपका जब बरसात आता है तो पानी लग जाता है, लेकिन ये लोग कितना तरक्की कर रखे थे कि जगह जगह सोख्ता बना करके रखे हुए थे, और ऊपर से पत्थरों से जो है वो पूरा सड़क के जो किनारे में जो नालियां थी उसको ये लोग ढक देते थे। ठीक है, नाली व्यवस्था बनाई गई थी, और इसमें जो है चूना और जिप्सम, एक प्रकार से कह सकते सीमेंट ही हो गया, जिप्सम से ही सीमेंट बनता है ना, जिप्सम चूना से, तो एक प्रकार से वो लोग जो है उसका प्रयोग करके यहाँ पे नालियां बनाते थे। अब सोच सकते हैं कि ये लोग साइंटिफिक रूप से भी, कितने तकनीकी रूप से भी अवेयर थे।
अब आते हैं आवास उपयोगितावादी दृष्टिकोण से, जिनको एक मंजिला का उपयोग है, एक मंजिला द्विमंजिला अपना बनाते थे, बहुमंजिले भी हुआ करते थे। पक्के ईंट का व्यापक प्रयोग होता था, पत्थरों के घर नहीं बनाते थे ये लोग। घर में रसोई, आंगन, स्नानागार, शौचालय सबकी सुविधा थी, जबकि अब जाकर के हर घर नल योजना आया है और हर घर शौचालय ODF फ्री मुक्त अब जाकर के आपके देश में हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में आज भी बहुत लोग जो है दूर है, शौचालय से भी दूर है। ठीक है, लकड़ी के सहतीर एवं बीम पर छतों की ढलाई की जाती थी। आज भी आप पुराने घर को देखिएगा, लकड़ी डाल के ऊपर से आपको ढाला हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये लोग उसी समय इतने साइंटिफिक कह सकते हैं कि ये समझदार हो चुके थे कि ये लोग पक्के घर का ईंट का प्रयोग करके अच्छे से 2 मंजिला 3 मंजिला घर बना लेते थे। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पे ना खुल करके गलियों में खुलते थे। चलिए, ये हो गया उसका नगर नियोजन। अब इनकी अर्थव्यवस्था के रूप में देखिएगा तो मेन रूप से इनका जो अर्थव्यवस्था है वो व्यापारिक आधारित था ही। ठीक है, यहाँ पे व्यापार पे ही आधारित था। ये लोग कपास की खेती करते थे और कपास से रुई धागा बनता है और धागे से वस्त्र बना करके मेन रूप से ये लोग व्यापार करते थे। और इनके धनी मनी होने का भी प्रमुख कारण इनके द्वारा जो कपास की खेती और जो वस्त्र निर्माण के जो अवशेष मिले हैं वो मेन रूप से माना जाता है। ऐसे खेती भी ये लोग करते थे और 9 प्रकार के यहाँ पे जो है खेती, 9 प्रकार के फसलें उपजाई जाती थी। मेन रूप से आप देख सकते हैं, गेहूं था, जौ था, ठीक है, गेहूं, जौ, चावल, रागी, मटर, सरसों, दलहन, तरबूज, खरबूज, कपास, ये सब मेन रूप से यहाँ पे उपजाए जाते थे। कपास मुख्य रूप से वाणिज्यिक फसल था। सबसे पहले अगर कपास उपजाने का श्रेय जाता है तो किनको जाता है, तो हड़प्पा वासियों को जाता है। सबसे पहले अगर पूछेगा कि कपास कहाँ उपजाए जाते थे, अगर पूछे सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं सूती वस्त्र के साक्ष्य? मोहनजोदड़ो। एक ऋतिक रोशन का मूवी आया था मोहनजोदड़ो, आपने देखा होगा। उसमें एक सिंह वाला जानवर उसके स्वप्न में आता है, वो सूती वस्त्र कपड़ा का जो देखिएगा तो सब कुछ आपको दिखाई देगा, एकदम कल्चर सेम टू सेम सिंधु घाटी सभ्यता का वहां लिया गया है। ठीक है, अगर आप देखना चाहेंगे तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि, लेकिन अभी आपके पास उतना टाइम नहीं, कभी फुर्सत मिलेगा देखिएगा। चलिए, हल का प्रयोग करते थे और खास करके लकड़ी के हल यहाँ पे प्रयोग में लाए जाते थे, लकड़ी का हल। क्योंकि अब तक इनको जो है वैसा मजबूत धातु, लोहा जैसा धातु नहीं मिला है, क्योंकि लोहा का खोज ही होगा आपका वैदिक सभ्यता में, वो भी 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास, उत्तर वैदिक काल तक में लोहे का खोज होगा। अभी इनको लोहे की जानकारी नहीं है, इसीलिए ये लोग हल के लिए जो है वहां पे लकड़ी का, मजबूत लकड़ी का बना करके हल का प्रयोग करते थे। शौचालय का पैसा रख लेता है नहीं, और आप लोग भी तो फायदा लिए होंगे, बने बनाए शौचालय पर पैसा निकाल लिए होंगे। ठीक है, 2000 दे दिए होंगे, सब तो वही किया होगा। चलिए, कोई बात नहीं है। डंडे द्वारा खुदाई तथा छिटका विधि, तो खोदने के लिए जो मिट्टी को है डंडे से, और सिंचाई के लिए पानी का छिड़काव छिटका विधि से करते थे। सिंचाई मुख्यतः प्राकृतिक स्रोतों पे डिपेंड था, खास करके वर्षा या नदी, इसीलिए तो नदी किनारे ये लोग बसते थे। कृत्रिम रूप से जो है सुर्तघई जगह है अफगानिस्तान में, सुर्तघई होगा, ठीक है, सुर्तघई अफगानिस्तान में, वहां पे नहर मिले हैं। ठीक है, धौलावीरा में जलकुंड, और यही इसीलिए हम बोले थे कि जलकुंड जल से रिलेटेड हो तो धौलावीरा मार दीजिएगा। जलकुंड तालाब के साक्ष्य जो है धौलावीरा में मिले। पशुपालन के रूप में ये लोग जो है बैल, बकरी, भेड़, ऊंट को पालते थे। ये लोग जो है बैल, बकरी, भेड़, ऊंट को पालते थे, लेकिन यह पशुपालन जो है दुग्ध उत्पादन के लिए नहीं करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, बैल खेतों में काम करने के लिए, बकरी उकरी, चूंकि ये लोग मांसाहारी भी होते थे तो खाने पीने के लिए जो है इसका प्रयोग करते होंगे। ठीक है, इनको घोड़े का ज्ञान नहीं था, तो कहिएगा अवशेष मिला, तो देखिए बहुत चीज का हमें जानकारी नहीं है, बहुत सारे जानवर का।
और वो कहीं पे अगर कोई विदेशी आया लेके आया या कोई एक प्रॉपर क्षेत्र में आया तो सब लोग उसके बारे में जानकारी नहीं रख सकते हैं। तो जनसामान्य लोग को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है। शिल्प उद्योग व्यवसाय, सोना चांदी तांबा पीतल कांसा का प्रयोग होता था। इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, अत्यंत ही महत्वपूर्ण। कई बार पूछेगा किस धातु को इनको जानकारी नहीं थी, तो लोहे को ये लोग नहीं जानते थे। लोहे के बारे में ये लोग को पता नहीं था, लोहा खोजा ही नहीं गया था तब तक। सूती वस्त्र उद्योग प्रधान उद्योग था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा आलमगीरपुर से सूती वस्त्र के उद्योग मिले हैं। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है मेन रूप से मोहनजोदड़ो में ही मिला है। मनका जो कि छोटे छोटे आभूषण पत्थरों के बनाए जाते थे, वो सेलखरी के मोहर बनते थे। सेलखरी, ठीक है, सेलखरी याद रखिएगा। पूछेगा कि मोहर क्या चीज के बनाए जाते थे, तो सेलखरी। ठीक है। शंख पक्की कीमती पत्थरों के बने होते थे। ठीक है। मनका। मोहर उद्योग, मोहर सेलखरी की बनी। आ गया ये लाइन, सेलखरी। पूछेगा कई आकृति के थे, वर्गाकार भी था, आयताकार। आज भी आप लोग देखते होंगे मोहर जो होता है गोलाकार, वर्गाकार, आयत। अब मेरा मोहर दिख रहा है बगल में गोलाकार है, तो इस प्रकार से होगा। ठीक है। बेलनाकार मेसोपोटामिया। अगर पूछेगा कि कहां का मोहर बेलनाकार हुआ करता था, तो मेसोपोटामिया का जो मोहर होता था वो बेलनाकार होता था। ठीक है। अन्न उद्योग मृदभांड और काले लाल। तो यहां पे मिट्टी के जो बर्तन थे वो मेन रूप से काले और लाल रंग के होते थे। अगर पूछे गेरुआ धूसर रंग के, तो वैदिक सभ्यता के बर्तन जो थे गेरुआ या धूसर चित्रित होते थे। और इनका जो होता था मेन रूप से काला या लाल रंग का होता था। लाल मेन होता था, काला से ऊपर जो है आपका डिजाइन उजाइन बनाया जाता था। ठीक है। ईंट का जो रेशियो था वो 4:2:1 में था। जो सारे ईंट जो मिले उसका अगर रेशियो देखिएगा, जैसे मान के चले ये ईंट है, ठीक है, तो ईंट जो है उसमें जो ये हो गया आपका, जैसे ये 4 अनुपात का होगा, लंबाई चौड़ाई 2 होगा और ऊंचाई क्या होगा 1 होगा। तो इस रेशियो में यहाँ के ईंट वहां पे मिले। चटाई बुनाई का भी कार्य होता था। इनका व्यापार जो है आंतरिक रूप से सभी क्षेत्रों में होता था। आंतरिक व्यापार विभिन्न जो हड़प्पाई शहर है उनके बीच होता था। बाह्य व्यापार के रूप में ये लोग मेन रूप से मेसोपोटामिया, जो कि इराक ईरान में मध्य एशिया में पड़ता है, उनसे इनका व्यापार होता था। तो ये याद रखिएगा, जो इनका बाह्य व्यापार था वो मेसोपोटामिया से होता था। आयात निर्यात के रूप में ये लोग क्या करते थे, आयात मतलब खरीदारी क्या करते थे, तो ये लोग बिटुमिनस जो कोयला था वो ईरान से मंगाते थे, सबसे लो क्वालिटी का कोयला। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से आता था। तांबे खेतरी की खान जो है आपका वहां से आता था, जो कि राजस्थान में है। सोना ईरान और कोलार की खान कर्नाटक में, वहां से ये लोग लाते थे। ठीक है। निर्यात में मेन रूप से ये लोग जो बेचते थे, हाथी दांत का बनी वस्तुएं बेचते थे। कीमती पत्थर जो कि कार्नेलियन पत्थर मन के होते थे, ये सब बेचते थे। पशु पक्षी को बेचते थे, चूंकि भारत जैव विविधताओं वाला देश शुरुआत से ही रहा है। काली लकड़ी बेचते थे। सूती वस्त्र का मेन रूप से ये लोग व्यापार करते थे। तांबे की बनी वस्तु बेचते थे और अनाज भी मध्य एशियाई देशों को ये लोग निर्यात करते थे, चूंकि उधर तो बालू ही बालू है, रेगिस्तानी एरिया रहता है, तो यहीं से अनाज उनके पास जो जाता था। ठीक है। यातायात के साधन में मेन रूप से आपका स्थल मार्ग में बैलगाड़ी था। जल मार्ग में ये लोग जो है मोहनजोदड़ो से मिट्टी के नाव का खिलौना मिला है, यानी नाव का ये लोग प्रयोग करते थे। अगर पूछेगा मिट्टी का नाव कहां मिला है, तो ये याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में। ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है इनका क्या क्या है वो देख लीजिए। कौन कौन सा बंदरगाह महत्वपूर्ण है। सूतकांगेडोर, अगर आप देखिए भारत का नक्शा अगर हम बना दें, चलिए इस तरीका से अगर मान के चलिए बना देते हैं भारत का नक्शा, तो यहां से शुरुआत कीजिएगा इधर से, चूंकि ये वाला पाकिस्तान वाला भी एरिया था, तो इधर से बढ़ाते चलिए इस तरीका से आपका सूतकांगेडोर, सूतकाको, बालाकोट, जहां पे स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में भारत से होता है ना, स्ट्राइक किया गया था। अल्लाह डीनो, ये सब अब भारत में आ जाएगा। नागेश्वर, प्रभास पाटन, लोथल आपका गुजरात में है, भगतराव महाराष्ट्र में है। तो ये सब जो है, ठीक है, ये कांगेडोर, सूतकाकोट, बालाकोट ये सब पाकिस्तान में है। बाद बाकी ये सब अभी इंडिया में भी बंदरगाह है, जहां से इनका व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। कई बार पूछ देगा पूर्व से पश्चिम क्यों अरेंज कीजिए, पूछा था नहीं, एक इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वो जगह का नाम शायद दिया था,
अब 6 to 8 में था, ये 9 to 10 या 11-12 में पूछा था इस तरह का। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछ देगा, पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण अरेंज कीजिए, तो थोड़ा सा देख करके जाइए। हड़प्पाई लिपि जो होते हैं वो भाव चित्रात्मक थे, पिक्टोरियल लिपि, यानी इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन इसमें खास करके छोटे छोटे जीव जैसे मछली का चित्र ये सब दिखाई देता है, यानी ये जो थे वो चित्रात्मक लिपि थे, जैसे मछली इस प्रकार से बना हुआ, जैसे इस तरीका से, तो चित्रात्मक लिपि था। इसको लिखा जो जाता था वो दाएं से बाएं लिखा जाता था, जैसे फारसी लिखा जाता है ना, उर्दू फारसी कैसे लिखा जाता है, आपका दाएं से बाएं लिखा जाता है ना, इधर से शुरू होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, इधर से शुरू होता है। तो उसी प्रकार से ये लोग जो था बाएं से दाएं, लेकिन फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इस प्रकार से चलता था इनका, इसीलिए इसको कहा जाता है बेस्टोफेंडम, यानी जैसे इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरीका से लिखे जाते थे, ठीक है। कुल 375 से लेकर के 400 के करीब अक्षर था जिसका प्रयोग ये लोग करते थे। नाप तौल के बारे में इनको जानकारी थी। 16 के गुणक का जनरली बटखरा होता था, जैसे 16 हो गया, उसके बाद जैसे हो गया 64 हो गया, 160 हो गया, मतलब 16 का गुणक में ही रहता था, ठीक है। तो ये पूछ सकता है किस गुणक में रहता था। हड़प्पाई समाज मेन रूप से 4 भागों में बटा हुआ था। एक पहला वर्ग योद्धा था जो प्रशासनिक इकाई था, दूसरा विद्वान ये पुरोहित हुआ करते थे, तीसरा व्यापारी वर्ग था, चौथा श्रमजीवी वर्ग था जो जन सामान्य वर्ग था, ठीक है। स्वरूप जो था यह मातृसत्तात्मक था। कई बार पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पितृसत्तात्मक थी या मातृसत्तात्मक, तो याद रखिएगा समाज में माता का महत्व ज्यादा था, मातृ पूजा भी ये लोग करते थे, क्योंकि कई जगह चित्रों में जो है धरती से जो है, मतलब धरती का चित्र बना करके जो है उससे अनाज मतलब पेड़ पौधा उगता हुआ जो है बनाया गया चित्र था। यानी ये लोग मातृसत्तात्मक समाज से बिलोंग करते थे, यानी समाज में माता का महत्व ज्यादा था, ठीक है। और यह समाज समता मूलक समाज था। याद रखिएगा यहाँ पे जातिगत विभेद नहीं था। जातिगत ये सब जो जाति पाति आता है ये आपको वैदिक सभ्यता में भी उत्तर वैदिक काल में आएगा, ठीक है। तो चिकित्सीय परीक्षण के अनुसार जो हड्डी का जब जांच हुआ नरकंकाल का, तो यहाँ पे कई प्रजाति के लोग थे, जैसे भूमध्य सागरीय भी मिले सबसे ज्यादा अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रजाति के लोग थे। अब कहिए आपसे कोई पूछा आप किस प्रजाति के, तुरंत अपना जाति बता देते, नहीं, प्रजाति मतलब अलग होता है, यानी जो आपका शरीर का स्ट्रक्चर है। आप देखिएगा जो मंगोल होते हैं, जैसे आपका नेपाली लोग को देखते होंगे, आंख छोटा सा रहेगा, नाक चिपटा सा रहता है, गोरा सा नाटा सा लोग होते हैं, वो मंगोल होते हैं। वो कौन होते हैं? मंगोली, ठीक है, मंगोल। उसके बाद जो लंबे तगड़े पंजाब हरियाणा के लोग देखते होंगे, आप लोग को लंबा दिखते होंगे, तो वो लोग जो होते हैं वो भूमध्य सागरीय होते हैं, ठीक है। और जो आपका यहाँ के आदिवासी लोग होते काले कलूठे, वो प्रोटोस्टोलाइड जाति के होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ये अल्पाइन भूमध्य सागरीय, ये सब प्रजातियां हैं जो कि यहाँ पे थे, यानी यहाँ का जो समाज था वो मिक्स्ड था, सभी प्रजाति के लोग यहाँ पे निवास कर रहे थे। मनोरंजन का साधन मेन रूप से इनका जो था शतरंज था, पासे खेलना था, शिकार करना था, मछली मारना था, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन में ये लोग आभूषण में अभिरुचि रखते थे। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। 3 प्रकार की मृतक संस्कार की विधियां थी। पहला पूर्ण समाधान, यानी आपका क्या होगा कि दफनाना, पूरे दफना दिया जाता था। दूसरा दाह संस्कार, जला दिया जाता था, जैसे आज भी हिंदू समाज में जलाया जाता है। और तीसरा क्या था? आंशिक समाधान, यानी उसको जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया गया पहाड़ों पे, ऊपर पे ऊंचाई पे डाल के, और उसके बाद जो है जो बचे खुचे अवशेष थे बाद में उसको दफना दिया जाता है। आज भी पारसी धर्म में आप देखिएगा ये आंशिक समाधान विधि प्रचलित है, ठीक है। तो तीनों प्रकार की विधियां यहाँ पे समाधान में प्रयोग की जाती थी। संस्कृति के रूप में अगर देखिए तो मातृ देवी की पूजा ये लोग करते थे। शिव की उपासना, जो यहाँ पे मुहर मिला उसमें शिव के रूप में पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ है, जिसकी की मोहरों पे मिला है। बैल भी उसमें चित्र में बहुत ज्यादा मिले हैं। लिंग योनि की पूजा ये लोग करते थे। आगे चल करके यही शिवलिंग कहलाता है और यही पशुपतिनाथ शिव के रूप में अवतरित हो जाते हैं।
सामूहिक स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, जो कि ये लोग धार्मिक पूजन में जाते थे। और यहाँ पर मेन रूप से आपका कुआं से पानी या इसमें आता था, भरता था। ये लोग धार्मिक जो कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन करते होंगे उसमें ये लोग यहाँ एकत्रित होते थे। उत्तर और दक्षिण साइड में सीढ़ियां बनाई गई थी और छोटे छोटे कमरे जो थे बनाए गए थे, जिसमें वस्त्र बदलने का काम होता होगा, और एक निकासी की भी व्यवस्था थी जिससे कि गंदा पानी बाहर निकल जाता था। तो इस प्रकार से यह इसका जो कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था। ठीक है, ये लोग योग में विश्वास करते थे, भूत प्रेत जादू टोना में भी विश्वास करते थे। ठीक है, और पशु पूजा के रूप में एक श्रृंगी पशु जो कि काल्पनिक है या गेंडा हो सकता है, चूंकि इनको गेंडा के बारे में जानकारी थी, लेकिन इसको एक श्रृंगी पशु जो है आगे चल करके नंदी जो होता है शिव का, उसके रूप में कोई जानवर है, शिव का ही पशु के रूप में इसको बना दिया जाता है, एक श्रृंगी पशु जो कि काल्पनिक पशु है जिसकी ये पूजा करते थे। कुंवर वाला बैल वास्तविक जानवर था जिसको ये लोग पूजते थे। वृक्ष में पीपल, बरगद और नीम की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे और इसका मतलब होता है सूर्य का पूजा करना, सूर्य के लिए ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। अग्नि वेदिका भी कालीबंगा में मिला है। गणित के बारे में ये लोग जानते थे, ज्यामिति, दशमलव का ज्ञान था इनको, खगोल विज्ञान, धातु रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान था। राजनीतिक संगठन की देखें तो राजनीतिक संगठन का अभाव दिखता है। कई विद्वान इसको अलग अलग मानते हैं। जो हंटर हैं वो बोलते हैं यहाँ पे जनतांत्रिक व्यवस्था थी। व्हीलर महोदय बोलते हैं यहाँ मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक एवं धर्म की महत्ता को स्वीकारा है। व्हीलर मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक एवं धर्म की महत्ता। स्टुअर्ट पिगेट पुरोहितों का शासन बताते हैं, लेकिन सबसे जो सर्वमान्य है वो आपका है व्यापारियों का शासन, क्योंकि ये लोग मेन रूप से व्यापार ही करते थे। ठीक है, तो व्यापारियों का शासन ही मेन रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासनिक इकाई मेन रूप से माना गया। ये सब इतिहासकार अपना अपना मंतव्य रखे हैं। ठीक है, उत्पत्ति के सिद्धांत से भी कई बार पूछ देता है। कई लोग इसको भारतीय उत्पत्ति बताते हैं कि भारत की ही सभ्यता है। कई इतिहासकार इसको विदेशी सभ्यता बताते हैं कि ये बाहर से जो है भारत में आया है, मेसोपोटामिया से आया है। ठीक है सर, उस टाइम पाइप और मोटर था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मोटर पाइप नहीं था। ठीक है, अब कहिएगा कि तकनीक था। ठीक है, तकनीक के माध्यम से ये लोग पानी भरते थे। मोटर पाइप तो अभी भी बिहार में सभी लोग के पास है, मोटर पाइप है, घर में है, चापाकल आज भी यूज करते हैं। अभी नहीं है तो उस समय कहां से होगा? ठीक है, अरे कुआं था, कुआं का हर एक घर में कुआं होता था, उसी का वो लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, देसी या विदेशी? इस पे अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। कई इतिहासकार इसको विदेशी सोर्स के रूप में देखते हैं, जबकि कई इतिहासकार इसको स्वदेशी उत्पत्ति बताते हैं कि यह हमारे देश में ही धीरे धीरे जो ग्रामीण सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता में कन्वर्ट हुआ। कई बार पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण थी या शहरी? तो याद रखिएगा ये शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी, एकदम याद रखना है आपको। अब देखिए विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जितने भी अंग्रेजी इतिहासकार थे वो मानने को तैयार नहीं थे कि भारतीय उपमहाद्वीप में इतनी विकसित सभ्यता कैसे हो सकती है, क्योंकि उनको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना था। अंग्रेजी इतिहासकार को, अंग्रेज को जो यूरोप है उसको सर्वश्रेष्ठ बताना था, तो वो हर संभव प्रयास करते थे कि भारतीय जो पुरातत्व सोर्स मिलता है तो उसको वो विदेशी ही संज्ञा देते थे। बाहर से आए, मेसोपोटामिया से आए, तो इसका खंडन भी हुआ है। ठीक है, तो मुख्य प्रतिपादक जो विदेशी के हैं वो मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, केमर्डी, सब देखिएगा, सब जो है आपका विदेशी। उसके बाद जो है मेसोपोटामिया सभ्यता से विसरण द्वारा आया है। डी कोसाम्बी ने बोला है कि मेसोपोटामिया की ही सभ्यता धीरे धीरे जो है भारतीय क्षेत्र में फैली। ठीक है, अब आइए स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जो रोमिला थापर हैं, जो भारतीय इतिहासकार हैं, आलचीन दंपत्ति हैं, अमलानंद घोष हैं, ये सब जो भारतीय इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि ये सभ्यता का विकास जो है यहीं के लोकल लोगों के द्वारा ही हुआ और धीरे धीरे यह सभ्यता ग्रामीण से शहरी सभ्यता में
कन्वर्ट हो गई। राजस्थान की सोथी संस्कृति और कालीबंगा से ये सभ्यता का विकास हुआ। बलूचिस्तान की कुल्ली और नाल सभ्यता आगे चल करके बन गई ये सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आपका सिंध का अमरी और कोट दीजी की जो सभ्यता थी आगे चल करके विकसित अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता बन जाती है। तो ऐसा मानना स्वदेशी इतिहासकार हैं, जो देश के इतिहासकार हैं, स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत बताते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको उतना पूछेगा नहीं। आर्यों के उत्पत्ति का सिद्धांत आर्य, कई इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं ये लोग जो है आर्य लोग ही थे, आर्य लोग ही आकर के, लेकिन जो वैदिक सभ्यता में आ जाते हैं इनका खंडन हो जाता है इन सब इतिहासकारों का। कई लोग इसको दक्षिणवाद द्रविड़ों से उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं, जैसे रखाल दास बनर्जी, क्योंकि देवी देवताओं में समानता है इस आधार पर। ठीक है, तो अलग अलग इनका मानना है। तो यहां पर मेन रूप से जो ये लोग थे कुल मिलाकर के फाइनली आप कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के ही, चाहे राजस्थान हो चाहे सिंध हो कोट दीजी हो, वहां के लोकल लोग ही धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता में बदल गए थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, चूंकि आपको पता है इसका सर्वमान्य काल कब से कब तक है, 2300 से 1750, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व का है। तो यानी 1750 जाते जाते यह सभ्यता समाप्त हो जाती है। आखिर क्या कारण था कि इतनी बड़ी सभ्यता समाप्त हो गई? तो इसमें भी इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। ठीक है, किन इतिहासकारों का क्या मानना है वो देखिए। बाढ़ के द्वारा पतन, मार्शल मैक और एसआर राव बोलते हैं कि बाढ़ आ गया। आपको देखे होंगे कि मूवी में भी, मोहनजोदड़ो मूवी में भी दिखाया है कि अंतिम समय में सिंधु घाटी में बाढ़ आ जाता है, सिंधु नदी में बाढ़ आ जाता है और वहां का शहर डूब जाता है। ठीक है, तो बाढ़ को भी सर्वमान्य का मतलब पतन का कारण में माना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है और हर एक साल बाढ़ आती थी। लेकिन कई इतिहासकार बोलते हैं सिंधु में बाढ़ आएगी, लेकिन राजस्थान का कालीबंगा में तो बाढ़ नहीं आता होगा, फिर वहां कैसे सभ्यता समाप्त हो गई? तो फिर इतिहासकारों का मानना था कि अगर सेंट्रल सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो पूरा वो सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। अगर मान के चलिए अभी पूरे देश में दिल्ली से शासन हो रहा है और दिल्ली ही नष्ट हो जाए किसी कारण से, तो उस स्थिति में पूरा देश जो है बिखर जाएगा, अराजकता की स्थिति आ सकती है, ऐसा मानना है। नदियों का सूख जाना कई लोग बताते हैं, डीपी अग्रवाल, एएन घोष, पी सूद ये बोलते हैं कि नदियां सूख गई। नदियों का मार्ग में परिवर्तन बताते हैं, नदी का जो रास्ता बदल गया सिंधु नदी का। तत्कालिक हलचल, तात्विक हलचल यानी भूकंप, आर्य राइस, एम ए साहनी। मलेरिया महामारी, केनेडी बताते हैं कि इनका जब हड्डी पे रिसर्च हुआ तो इनको एक बीमारी हो रखी थी प्रोटोजोआ संबंधी, जो कि मलेरिया टाइप का, उससे ये लोग मर गए। आर्य आक्रमण, मार्टिमर व्हीलर गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि आर्य जो आए, जो वैदिक सभ्यता वाले, चूंकि वो लोग युद्ध प्रिय थे, वो युद्ध करना जानते थे, इन लोगों को मार करके भगा दिए। ठीक है, या हत्या कर दे, सामूहिक हत्या। लेकिन कई जगह साक्ष्य भी मिले हैं सामूहिक नरकंकाल, जैसे आपका मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, वहां बहुत सारे टीला मिला जहां पे नरकंकाल ही नरकंकाल था। ठीक है, तो उससे और कई जगह जो है, एक एक जगह जो है सारे आभूषण एकत्रित मिले छिपाए हुए घरा में मिट्टी के अंदर। इसका मतलब था कि कोई बाहरी आक्रमणकारी वहां जरूर आया था जो इन लोगों को लूटपाट कर रहा था। ठीक है, तो ये सब मानना है कई इतिहासकारों का अलग अलग। लेकिन मेन रूप से आपको ये जानना है कि ये जो सभ्यता का जो विनाश हुआ, इसके कोई एक कारण नहीं रहे होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभ्यता का विनाश अलग अलग तरीके से हुआ होगा। ठीक है, प्रशासनिक गिरावट, जॉन मार्शल। व्यापार में गिरावट, सबसे ज्यादा लोकप्रिय मत, क्योंकि ये लोग व्यापारी थे, आगे चल करके हो सकता है कि इनके व्यापार में गिरावट आ गई। जैसे मान के चलिए कोई लोग मुंबई दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, कोरोना के टाइम पे व्यापार नहीं चला तो वो क्या करेंगे, रिटर्न अपने ग्रामीण सभ्यता की ओर आ जाते हैं। तो हो सकता है ये भी स्थिति रही होगी। जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी असंतुलन भी बताते हैं कई इतिहासकार। लेकिन मानना यह है कि उस समय इतना तो ना ही वन कटाई हुआ होगा, ना ही चूंकि उद्योग धंधा था, कल कारखाने थे, ना ही उस समय जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा था। फिर जलवायु परिवर्तन कैसे हो गया होगा इतने बड़े स्तर पे? फेयर सर्विस एवं गुरदीप सिंह ने बताया कि जो वहाँ के पेड़ पौधे के जो जब रिसर्च हुआ तो उसमें जो है जल का अंश बहुत कम है, यानी सूखा पड़ गया था। ऐसा इन्होंने अपना जो है एक रिसर्च में साबित करने का प्रयास किया। तो
इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता कई कारणों के कारण जो है समाप्त हो गई होगी, यह अभी तक रहस्य ही बना है। जब तक कि वह सभ्यता का जो अक्षर है, पिक्टोरियल लिपि ना पढ़ा जाए, कुछ और भी जानकारी नहीं एकत्रित किया जाए, यह एक रहस्य ही बना हुआ रहेगा। और यह आदि ऐतिहासिक एक कल्पना पे आधारित आपका जो है इतिहास है। इसका कोई साक्ष्य केवल पुरातात्विक है, लेकिन कोई साहित्यिक सोर्स नहीं है। केवल कल्पना मात्र से ही इतिहासकारों ने इसको अपनी भाषा देने का प्रयास किया है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अब आप लोग बताइए, यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया? किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? जल्दी से बताइए, उसके बाद हम जो है इसके ऑब्जेक्टिव सेशन को तेजी से कर लेंगे। सो गए क्या आप लोग? इतना एनर्जी के साथ में पढ़ा रहा हूं, आप लोग रिस्पांस ऐसे देते हैं जैसे लगता है कि और भी काम उम कर रहे हैं साथ साथ, क्या पढ़ाई के साथ साथ। चलिए, इतना अच्छे से हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप लोग तेजी से बताते चलिए कहां कहां पे क्या क्या आंसर होगा। दिख रहा होगा थोड़ा सा वाइट यहाँ पे आपका जो स्क्रीन है, इसीलिए थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए बताइए तो पहला का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 10 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन है, इसमें 35 क्वेश्चन को हमको करके आपको बताना है। ठीक है, तेजी से बताइए। चलिए, पहला का आंसर, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, जो कालीबंगा है किस प्रदेश में है? अभी तुरंत हमने चर्चा किया था, कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान में है। और ऑप्शन नंबर ए पे टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। सही, सभी लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों में किया जाता था? तो मोहर में क्या चीज का प्रयोग किया जाता था? आप लोग बताइए। सेल खरी, कांसा, तांबा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए। बिल्कुल, ये जवाब बिल्कुल सही है। आप लोग को एकदम बिल्कुल पूरा समझ में आ चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? किस युग की थी? कांस युग, नव पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस युग की सभ्यता थी? तो कांस युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? कांसे के युग की सभ्यता थी, कांस युगीन सभ्यता थी। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। तेजी से बताइए, क्वेश्चन देखिए और बताते चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब आप लोग बताइए क्या था मुख्य व्यवसाय? पशुपालन, दूसरा ऑप्शन है व्यापार, तीसरा कृषि। अब बताइए मेन रूप से उनका पेशा क्या था? हमने बताया था आपको, व्यापार करना, कपास की खेती, रुई, पशुपालन। कृषि नहीं था, मेन पेशा उनका व्यापार था। कृषि करते तभी व्यापार, कृषि करते थे लेकिन मेन पेशा उनका क्या था? व्यापार ही था। सूती वस्त्र का व्यापार मेन रूप से ये लोग करते थे और यही इनके इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ग्रामीण सभ्यता, शहरी, जनजातीय, तो क्या थे? शहरी सभ्यता थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहां के थे? शहरी के थे। तो डी ऑप्शन कहां से आ गया आप लोग का? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पत्थरों से, ईंटों से, लकड़ी से? तो याद रखिएगा, ईंटों से। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जौ, कपास, कांसे के औजार? तो याद रखिएगा कपास के उत्पादन में। ठीक है, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो देखिए, खोजकर्ता के रूप में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे 1921 ईस्वी में। ठीक है,
तो 1921 ईस्वी में, हाँ, लेकिन अध्यक्षता नेतृत्व करता जॉन मार्शल थे। लेकिन हड़प्पा जो जगह है उसकी खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? आप लोग जब ये सुन लीजिए, उसके बाद फिर भी एक बार आप लोग जो लिंक आपको दे दिया गया है टेस्ट का, उसमें जा कर के टेस्ट लगाते चलिए, जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन था? तो अभी तुरंत हमने चर्चा किया, कौन सा था? कालीबंगा, लोथल। तो यहां लोथल मिल गया, कहां पे था? गुजरात में। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे, याद रखिएगा, गुजरात में। ठीक है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल में परिचित थे। और यह खोज कहां पर हुई? तो याद रखिएगा, पैमाना जो था तराजू बटखारा, जहां बंदरगाह होगा, जहां व्यापारी आएंगे, तो लोथल, याद रखिएगा, जगह का क्या था? लोथल। यही से आपका बटखारा मिला, जो कि नाप तौल का। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? याद कीजिए, बताया था हमने, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी। आप लोगों को सारा क्वेश्चन क्लास में पढ़ाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ वैदिक सभ्यता के बाद होगा। गाय उनके लिए पवित्र था? बिल्कुल नहीं, गाय को पालते ही नहीं। तो उन्होंने पशुपति को सम्मान करना प्रारंभ किया? बिल्कुल सही, जो पशुपतिनाथ जो है वहां पे दिखाई देते हैं। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या था? तो हमने बताया कि दास श्रमिक आधारित? बिल्कुल नहीं, जाति आधारित, जाति तो बना ही नहीं था। उचित समतावादी, हमने क्या बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो थी समतावादी समाज पे आधारित था, नैतिक मूल्यों पे आधारित समतावादी समाज था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये आपको कालीबंगा से मिला है अलंकरण। ठीक है, मतलब ईंट पे तरह तरह के चित्र बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो सिंध, मोहनजोदड़ो पंजाब में, सिंध में, गुजरात में। बताइए कहां पे स्थित है मोहनजोदड़ो? पंजाब, सिंध, गुजरात, तीन में से बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सिंध, सिंध बिल्कुल सही जवाब है आपका। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहां मिला? आप लोग बताइए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कहां मिला? मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन किया मिलता है? आद्य शिव, उसको आदि शिव जिसको बोलते हैं ना आप लोग, आदि शिव, यानी प्राचीन समय में जो आदि रूप है शिव का, वही पशुपतिनाथ का। ये दो कर लीजिएगा, आद्य शिव, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र, तो आद्य शिव का रूप मिलता है पशुपतिनाथ के रूप में। ऐसे भी पशुपतिनाथ उन्हीं को कहा जाता है, शिव को। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो आपको पता ही है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। वही सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, जो क्वेश्चन आपको हमने बताया। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। निश्चित रूप से आप लोग समझ गए हैं पूरा अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता, इसीलिए सारा क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। कौन खोजा? तो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल, जल जहां दिख जाए समझ जाइए कहां मारना है आपको, धौलावीरा। कहां पे? 3 भागों में शहर बटा था। दूसरा विशेषता उन्नत जल प्रणाली। ठीक है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पे समानता किस रंग का प्रयोग होता था? काला या लाल? देखिए ऑप्शन कहां देता है, लाल, नीला, हरा, नीला। तो मारिए लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक। बार बार हमने चर्चा किया गया,
जिसमें लोग लिखना तो जानते थे लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है, उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक, एक तो मार रहे हैं आप लोग, आद्य ऐतिहासिक नहीं बोला, कई बार चर्चा किया। अब देखिए पढ़ाने के बाद भी गलत बना रहे हैं, जब अभी तुरंत पढ़ा है, जब यहां गलत बना रहे हैं तो वहां क्या बनाइएगा, फिर गलती बनेगा, फिर आइएगा कहिएगा एको क्वेश्चन नहीं लड़ा, नहीं, और हम सारा क्वेश्चन खोज देंगे वीडियो में। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो कहां पे, हर एक घर में, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में जो था प्रत्येक घर में जो है कुआं वहां पर मिला है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकाल, ये कुआं वाला शायद पूछा भी था क्वेश्चन, ये कुआं वाला अभी पूछा भी है कहीं स्टेट में शायद, या बीपीएससी में पूछा था ये। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो क्या है? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। नहीं दिख रहा होगा, आप लोग नोट्स टेस्ट सीरीज दीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है, ऐप में जा करके, ऐप में जाइएगा, जीके जीएस ऑनलाइन पार्ट टेस्ट लिखा होगा, उसमें जाके टेस्ट दीजिएगा तो आपको दिखेगा, क्वेश्चन सारा दिखेगा, बैठ के बना लीजिएगा। रंगपुर, जहां हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहां पे है? तो याद रखिएगा रंगपुर जो है आपका सौराष्ट्र में पड़ता है। कहां पे है रंगपुर? तो सौराष्ट्र में, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये याद रखिएगा सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति मोहरों पे मिली है? घोड़ा, बैल, तो अभी तुरंत चर्चा किया, बैल का ही आकृति वहां पे मोहरों पे प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में, तो याद रखिएगा ये लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, मातृशक्ति में बिलीव करते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान मिला है? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। यानी युगल मतलब जोड़ा में, यानी पति पत्नी या जो भी हो दोनों को साथ ही वहां पर दफनाया गया था, ठीक है। युगल जोड़ा वाला पूछ सकता है कहां पे मिला है, ठीक है। तो युगल जोड़ा जो मिला है वो आपको लोथल में ही मिला है। कहां पे मिला है? लोथल में ही मिला है, ठीक है। सती प्रथा कह सकते हैं उसको एक प्रकार से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? राखी गढ़ी, दैमाबाद, बनावली। तो अगर पूछे तांबे का रथ तो आपको कहां पे मिला है? तो दैमाबाद, महाराष्ट्र में आपका तांबे का रथ मिला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चौहंद्रो, कोट दीजिए, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। तो सोह गौरा जो है ये हड़प्पा, ये मौर्यकालीन स्थल है। चौहंद्रो और कोट दीजिए तो है ही। चौहंद्रो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? याद कीजिए, मैके ने। किसने दिया था? चौहंद्रो। सर जॉन मार्शल, एच के मैके, सर ऑरेल एस्टिन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे एच मैके ने किया था, ठीक है। वो थ्योरी पढ़िएगा तो उसमें निकलेगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं? तो घोड़ा, गाय का मिला है, शेर का आपका नहीं मिला है, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आपको पहले बता दिया था, लोहा के बारे में ये लोग परिचित नहीं थे। तो इस प्रकार से आपका सिंधु घाटी सभ्यता के थ्योरी और ऑब्जेक्टिव सेशन मेरे द्वारा कंप्लीट कर दिए गए हैं। बाद बाकी उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन थ्योरी से बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस बात का फुल गारंटी है। आप लोग अगर एक बार में नहीं समझे हैं तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, और टेस्ट सीरीज को जो लिंक में दिया गया है जीके जीएस ऑनलाइन पार्ट टेस्ट में जा करके आप टेस्ट डेली बेसिस पे कीजिएगा। फिर रात्रि में आपका जो है केमिस्ट्री का क्लास होगा, ठीक है। रसायन विज्ञान का पहला टॉपिक पढ़ाएंगे, और हमने नोट्स आपको कंटेंट्स में और ये ग्रुप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। आप लोग एक बार थ्रोली रीड कर लीजिएगा, वहां से निश्चित तौर पे 2 क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो अब डेली बेसिस पे आपका क्लास होगा और बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, इसीलिए आप लोग अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए।
एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है और जितना पढ़ाते हैं कृपया करके पूरे पे आप लोग ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है। ठीक है।